हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अगेन 5 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि इम्पॉर्टेंट है नेट पेपर 1 के लिए। तो ये जो हमने क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की है उसके 9 वीडियोस हमने ऑलरेडी देखे हैं। ठीक है, तो आज है ये हमारी 10th क्लास या 10th वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वीडियो। और हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टर्स दैट कॉन्ट्रीब्यूट फॉर इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन आर। अगर आप चाहते हैं कि जो क्लासरूम में कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिवली होता रहे, तो उसके लिए कौन कौन से ये 5 फैक्टर्स दिए हैं, उनमें से कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसमें पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेंगे, राइट। मतलब एक बैरियर नहीं होंगे बल्कि सुचारू रूप से कम्युनिकेशन चलता रहे, उसमें हेल्प करेंगे। तो जो 5 फैक्टर्स दिए हैं वो हैं, फर्स्ट नंबर पे ए आपको दिख रहा है इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, कि हम क्लास में इतनी इन्फॉर्मेशंस दे दें कि ज़रूरत ही नहीं हो उनकी, राइट। ज़रूरत से ज़्यादा, इतने की ओवरलोड हो जाए, बेसिकली बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस का होना। बी पॉइंट है कि यूज़ ऑफ अनफेमिलियर वर्ड्स, हम ऐसे वर्ड्स का यूज़ करें जो वो फेमिलियर नहीं हो, जिनसे जो भी क्लासरूम में स्टूडेंट्स हैं उन्हें नहीं पता हो कि वो उन वर्ड्स का मतलब है क्या क्या नहीं है, उन्होंने सुना ना हो, राइट। हम ऐसे वर्ड्स को यूज़ करें। सी इज़ बैलेंस्ड फ्लो ऑफ वर्ड्स, जो वर्ड्स हम बोलें फ्लो उनका बैलेंस्ड हो, राइट। देन डी है सर्कुलर फ्लो ऑफ मैसेजेस, जो भी मैसेजेस हम दे रहे हैं, राइट, या जैसे कि हम कोई टॉपिक एक्सप्लेन भी कर रहे हैं तो जो फ्लो हो मैसेजेस का वो सर्कुलर हो, इन द सेंस कि एक ही पॉइंट वन साइडेड ना बन जाए, बल्कि एक साइड से जब दूसरे साइड में जा रहा है तो उसका फीडबैक भी मिले, तो ऐसे सर्कुलर वे में मैसेजेस का फ्लो हो। ठीक है। देन ई है मैकेनिज्म टू एसेस द फीडबैक। तो देखिए, मैसेजेस का अगर फ्लो सर्कुलर हो रहा है तो आपके पास कोई मैकेनिज्म भी होना चाहिए कि जो फीडबैक है हम उसे एसेस कर सकें, आप उसे एसेस कर सकें, राइट। तो ये है 5 फैक्टर्स जो इसमें मैंशनड है। इनमें से कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करेंगे इफेक्टिवली, तो ऑप्शंस में से हमें सेलेक्ट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में है ए बी एंड सी, दैट इज फर्स्ट सेकंड, मतलब ये तीनों ऑप्शंस हैं जो कंट्रीब्यूट करेंगे। सेकंड ऑप्शन इज बी सी एंड डी, थर्ड इज ए डी एंड ई ओनली, एंड फोर्थ इज सी डी एंड ई ओनली। तो यस, अगर आपने फैक्टर्स को सुना जब मैंने बोला, या आपने खुद भी अगर पढ़ा, तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि 2 ऐसे पॉइंट्स हैं इन फैक्टर्स में जो कि नेगेटिवली इम्पैक्ट डालेंगे इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन पर, राइट। तो सबसे पहला है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। तो अगर आप इतनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड हो रहा है, राइट, तो वो पॉजिटिवली इम्पैक्ट कभी नहीं करेगा ना। उसकी वजह से इवन वो एक बैरियर की तरह एक्ट करेगा, हैम्पर करेगा वो कम्युनिकेशन को। तो इसलिए ए ऑप्शन नहीं होगा। और देन बी फैक्टर जो दिया है, यूज़ ऑफ अनफेमिलियर वर्ड्स। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई फॉरेन लैंग्वेज आती है, ठीक है, चाइनीज़, कोई भी अगर फॉरेन लैंग्वेज मैंने पढ़ी है, राइट, मैंने उसका कोर्स किया है, सो आई नो अबाउट दैट। बट अगर मैं अभी आपको एक्सप्लेन करते समय वो वर्ड्स यूज़ करूँ, अनफेमिलियर है आपके लिए, बट अगर मैं वो वर्ड्स यूज़ करूँ तो क्या वो सही है? ऑब्वियसली नॉट। जो चीज़ आपको ही नहीं पता है, तो इस केस में हम कम्युनिकेशन कैसे कह सकते हैं कि इफेक्टिवली होगा? यस, तो आई मीन कि हम कैसे कहेंगे कि जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिवली होगा। ठीक है, तो इसलिए जो सेकंड ऑप्शन है वो भी नहीं होगा। तो जो बचे तीनों वही हमारे आंसर्स हैं। एंड ऑप्शन मतलब फैक्टर्स आई एम सेइंग। तो सी डी और ई, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा, वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 2, एक सिचुएशन दी हुई है, सिचुएशन को हम पढ़ते हैं। Ankur receives an email informing him that his credit card is going to be cancelled. The email advises him to click on the provided link and sign into his online banking account to prevent this from happening, which he does. A week later, Ankur notices that rupees 1000 has been withdrawn from his bank account. What has Ankur fallen victim to? अंकुर को एक ईमेल आता है और उस ईमेल में उसे इन्फॉर्म किया जाता है, उन्हें इन्फॉर्म किया जाता है कि जो उनका क्रेडिट कार्ड है वो कैंसिल होने वाला है। और उसी ईमेल में ये एक लिंक भी दी हुई होती है और बोला जाता है कि आप इस प्रोवाइडेड लिंक पे क्लिक कीजिए, अपने अकाउंट पे, ऑनलाइन बैंकिंग वाले अकाउंट में साइन इन कीजिए। ठीक है, और उसके बाद ये जो होगा, मतलब कैंसिलेशन से आप बचाइए। और अंकुर ने ऐसा किया, विच ही डज। एक वीक के बाद अंकुर ये नोटिस करते हैं कि उनके बैंक अकाउंट से 1000 रुपीज़ विड्रॉ हो गए हैं। ठीक है, उन्हें नहीं पता किसने किए हैं, तो ये हो गया उनके साथ। तो अब हमें ये बताना है कि अंकुर
आपको ये जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें से अंकुर किसके विक्टिम बन चुके हैं। तो 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट है अ फिशिंग स्कैम, सेकंड है अ ट्रोजन हॉर्स, थर्ड है ऑनलाइन ब्लैकमेल, या फोर्थ है अ वायरस। तो हमने ऐसा ही क्वेश्चन प्रीवियसली भी देखा है और अगेन आंसर सेम ही होगा। प्रॉपरली डिस्कस भी किया था कि फ़िशिंग क्या होता है। तो देखिए, अगर क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड या बेसिकली कोई ईमेल आपको कर रहा है, कोई लिंक दे रहा है कि आप इस पर क्लिक कीजिए, अकाउंट नंबर बताइए, डिटेल्स अपनी प्रोवाइड कीजिए उन्हें, तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये सारी वो सभी फ़िशिंग स्कैम में आती हैं। जो बाकी तीनों ऑप्शंस हैं वो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल या ऐसे किसी कंडीशन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज़ अ फिशिंग स्कैम। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये क्वेश्चन है एनवायरमेंट से रिलेटेड, तो चलिए देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेंट सीक्वेंस आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लाइफ टाइम्स ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेज इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेज होती है, तो 4 गैसेस के नेम हमें दिए हुए हैं। हमें बताना है करेक्ट सीक्वेंस, किस चीज़ का करेक्ट सीक्वेंस, तो हमें इनकी जो लाइफ टाइम है एटमॉस्फेयर में रहने की बेसिकली, तो किस पर्टिकुलर गैस की कितनी लाइफ टाइम है, ठीक है, हमें उसके बेसिस पे सीक्वेंस लगाना है। सीक्वेंस का ऑर्डर अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया है, दैट इज सबसे पहले वो गैस होगी जिसकी जो लाइफ टाइम है वो सबसे ज़्यादा है, और लास्ट में वो जिसकी लाइफ टाइम कम है, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो जो 4 गैसेस दी हुई हैं ग्रीन हाउस गैसेस, वो फर्स्ट नंबर पे है मिथेन, सेकेंड है नाइट्रस ऑक्साइड, थर्ड है सरफेस ओजोन, एंड डी इज CFC11। तो ऑप्शंस आप देख ही सकते हैं कि ये देखिए ये सीक्वेंस है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है DBAC, दैट इज सबसे ज़्यादा जो लाइफ लाइन है, लाइफ टाइम है, वो CFC11 का है, देन नाइट्रस ऑक्साइड, देन ए मिथेन, एंड लास्ट में सरफेस ओजोन, ठीक है। तो सिमिलरली सेकेंड में है BDAC, थर्ड में है BDCA, एंड फोर्थ में है DBCA। तो अब अगर हम इन गैसेस की बात करते हैं तो देखिए, इससे रिलेटेड भी हमने जो क्वेश्चन सीरीज़ की हुई हैं, चाहे वो ये 9 क्वेश्चंस हो, इससे पहले भी क्वेश्चन सीरीज जब नेट के एग्ज़ाम्स हो रहे थे तब भी हमने किए थे कुछ क्वेश्चंस, राइट। तो उसमें भी हमने ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल वगैरह देखे थे गैसेस की। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं, वो भी अवेलेबल हैं चैनल पे ही। तो देखिए, ये भी ऑलमोस्ट उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें हमें ये बताना है कि लाइफ टाइम, ठीक है, किसका सबसे ज़्यादा, या रेसिडेंस टाइम बेसिकली हम कहते हैं, कौन सी गैस सबसे ज़्यादा टाइम तक एटमॉस्फेयर में रहेगी। तो इसमें जो सी ऑप्शन है सरफेस ओजोन, आपको पता होगा ओजोन 2 टाइप के होते हैं, एक तो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, जो आपको पता ही होगा ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में जो होती है, ठीक है। उसके बाद ट्रोपोस्फेरिक ओजोन भी होता है, जो कि ऑब्वियसली पॉल्यूशन की वजह से होता है, पॉल्यूशन का एक तरह से मतलब वो पॉल्यूशन क्रिएट करता है या वो हमारे लिए हार्मफुल होता है, राइट, हम ये कह सकते हैं। तो वही सरफेस ओजोन है। तो आपने ये नॉर्मली अगर आप थोड़ा बहुत भी इन्वायरमेंट पढ़ा है आपने, आपको पता होगा वो ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकता एटमॉस्फेयर में, राइट, वो ज़्यादा दिन नहीं रहता है, तो वो कुछ दिनों तक ही रहता है। तो इसीलिए जब हम सरफेस ओजोन की बात करेंगे तो एक चीज़ क्लियर रखिएगा कि ये ऑब्वियसली सिर्फ कुछ दिनों के लिए रहता है। तो इसलिए जब लाइफ टाइम की बात होगी, रेसिडेंस टाइम की बात होगी, तो सरफेस ओजोन या ट्रोपोस्फेरिक ओजोन का जो रेसिडेंस टाइम है वो सबसे कम होगा, कुछ दिनों का होगा, ठीक है, कुछ दिन इन द सेंस 20-30 डेज स्टिल रेसिडेंस टाइम है। उसके बाद बाकी जो भी गैसेस हैं वो ऑब्वियसली उनका रेसिडेंस टाइम या लाइफ टाइम ज़्यादा होगा। तो सी लास्ट में होगा, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना, तो सी सबसे लास्ट में होगा। तो आंसर इन्हीं दोनों ऑप्शंस दैट इज़ 1 एंड 2 में से कोई एक होगा। अब हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो रेसिडेंस टाइम है वो किसका होगा। तो सबसे ज़्यादा रेसिडेंस टाइम होता है नाइट्रस ऑक्साइड का। ये गैस मोर देन 100 ईयर्स तक, 100 से 120 ईयर्स तक एटमॉस्फेयर में रह सकती है, ठीक है। और उसके बाद हम मीथेन की बात करते हैं, तो मीथेन इतना ज़्यादा नहीं होता, बहुत सालों तक नहीं। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 अगर हम कह सकें तो 10 से 12 सालों तक ही ये एटमॉस्फेयर में रहती है। और अब बचा CFC11, तो ये मीडियम है, राइट, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये अप्रॉक्सीमेटली 50 से 60 ईयर्स तक रहता है, ठीक है। तो इसलिए अब आप समझ सकते हैं, बट ये नॉर्मल है कि सरफेस ओजोन लास्ट में होगा। और बाकी मैंने बताया कि नाइट्रस ऑक्साइड का
मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज़्यादा ही होता है, क्योंकि ये 100 ईयर से भी ज़्यादा तक एटमॉस्फेयर में रह सकती है। तो इसलिए बी सबसे पहले होगा नाइट्रस ऑक्साइड और सी सबसे लास्ट में होगा। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज़ बी डी ए सी, राइट। सबसे ज़्यादा है बी, दैट इज़ नाइट्रस ऑक्साइड 100 ईयर्स से ज़्यादा रेसिडेंस टाइम। डी है हमारा सेकेंड CFC11 जो कि 50 to 60 ईयर्स। देन मिथेन है 10 to 12 ईयर्स। और लास्ट में है हमारा सरफेस ओजोन जो कि कुछ डेज 20 to 30 डेज तक रहता है। तो यस, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा मैच द कॉलम से रिलेटेड। तो इसमें दो लिस्ट दी हुई हैं। लिस्ट 1 में है डिजिटल इनिशिएटिव्स और लिस्ट 2 में है उनकी ऑब्जेक्टिव्स। तो हमने डिजिटल इनिशिएटिव्स किया, क्लियर योर कॉन्सेप्ट सीरीज़ में हमने ये सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस देखे रहे होंगे तो ऑब्वियसली डायरेक्टली उन्हीं से क्वेश्चन था। अगर नहीं देखे तो नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए आप उसे देख लीजिएगा। तो देखिए फर्स्ट लिस्ट में दी हुई हैं इनिशिएटिव्स। तो सबसे पहले दिया हुआ है NAD, देन सेकेंड बी है स्वयं प्रभा, देन NDL और स्वयं, ठीक है। और उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं। सब नंबर 1 पे ऑब्जेक्टिव दिया है कि यूटिलाइजेशन ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ एजुकेशन ई कॉन्टेंट्स थ्रू नेशनल चैनल्स। नेशनल चैनल्स के थ्रू जो भी एजुकेशन से रिलेटेड ई कॉन्टेंट्स हैं वो ट्रांसमिट हो सके, और उसके लिए यूज़ किया जा रहा है। तो जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजीज़ हैं उन्हें यूटिलाइज़ किया जा रहा है ताकि ये पॉसिबल हो सके। देन सेकेंड पे दिया हुआ है कि ऑल डिजिटल लाइब्रेरी दैट स्टोर्स इंफॉर्मेशन या मेटा डेटा अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल कंटेंट्स। जितने भी डिजिटल कंटेंट्स हैं अवेलेबल डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट डिसिप्लिन से रिलेटेड, उन सभी को एक ऐसी डिजिटल लाइब्रेरी है जो स्टोर करती है मेटा डेटा के फॉर्म में, ठीक है। तो ऑल डिजिटल लाइब्रेरी। देन थर्ड है 24/7 ऑनलाइन स्टोर हाउस ऑफ ऑल एकेडमिक अवार्ड्स। जितने भी आपके एकेडमिक अवार्ड्स हो, चाहे सर्टिफिकेट्स हैं, डिग्रीज हैं, एक्सेट्रा, तो इन सभी को एक तरह से स्टोर हाउस इन सभी का ऑनलाइन 24/7 अवेलेबल रहेगा। आपके सारे एकेडमिक अवार्ड्स इसमें रहेंगे, राइट। और फोर्थ है ऑफर्स वेरियस ऑनलाइन कोर्सेज फॉर स्कूल एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन। तो इनमें से कौन सी इनिशिएटिव है जो कि ऑफ़र करती है डिफरेंट टाइप्स के ऑनलाइन कोर्सेज स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन से रिलेटेड। तो मैच द कॉलम देखेंगे। ये पे है NAD, इसका फुल फॉर्म यस नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, राइट। तो इससे आपको खुद ही पता चल तो यस, इससे आप खुद ही गेस कर सकते हैं। डिपॉजिटरी है तो इसमें किसी ने एक स्टोर हाउस टाइप का होगा, और हमने वीडियो में डिस्कस भी किया था कि ये एक 24/7 ऑनलाइन स्टोर हाउस है जिसमें आपके जितने भी एकेडमिक अवार्ड्स हैं वो रह सकते हैं, ठीक है, वो अवेलेबल होते हैं बेसिकली। सो ए का थर्ड, राइट। देन स्वयं प्रभा, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है NTA के, राइट। तो इसमें क्या ऑप्शन होगा? अगर आपने इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ा है तो नेशनल चैनल्स की जब बात होती है सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू, तो यस वो स्वयं प्रभा में चैनल्स वगैरह हैं। कितने चैनल्स हैं आप ये कमेंट सेक्शन में चाहें तो बता सकते हैं। तो इसलिए बी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज़ कि इसमें सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके ई कॉन्टेंट्स को नेशनल चैनल्स के थ्रू ट्रांसमिट किया जाता है या एक मतलब दिया जाता है एजुकेशन इस वे में। देन सी है NDL इज डिजिटल लाइब्रेरी या नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो यस इसका सेकेंड ऑप्शन होगा, दैट इज़ डिजिटल लाइब्रेरी जो कि सारे ही इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। और लास्ट में डी स्वयं, तो स्वयं का हो जाएगा 4 ऑब्वियसली। इसमें डिफरेंट टाइप्स के ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं स्कूल और हायर एजुकेशन के लिए। तो अब इससे यू कैन गेस द आंसर। येस द आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकेंड, दैट इज ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकेंड एंड डी का फोर्थ। तो आई होप कि क्लियर होगा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज आइडेंटिफाई द correct sequence of cognitive behaviors in the taxonomy of educational objectives। तो अगर आपने टेक्सोनॉमी पढ़ी है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी बेसिकली, तो उसमें आपने सीक्वेंस देखा होगा कॉग्निटिव बिहेवियर्स का, राइट। तो इसमें हमें कुछ सीक्वेंस मतलब कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो दिए हैं, हमें सीक्वेंस बताना है कौन सा सही सीक्वेंस है, राइट। तो सबसे पहले ए है नॉलेज, देन एप्लीकेशन, देन अंडरस्टैंडिंग,
डी इज़ एनालिसिस एंड ई इज़ सिंथेसिस। तो अब हमें ऑप्शंस मिले हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज़ ए बी सी एंड डी, दैट इज़ जो ये दिया हुआ है सीक्वेंस वो सही है। सबसे पहले नॉलेज, देन एप्लीकेशन, फिर अंडरस्टैंडिंग, देन एनालिसिस एंड सिंथेसिस। देन सेकेंड इज डी ई ए बी सी, तो सबसे पहले सिंथेसिस, देन एनालिसिस और बाद में ए बी सी। सी ऑप्शन इज ए सी बी डी एंड ई, दैट इज सबसे पहले नॉलेज, देन अंडरस्टैंडिंग, देन एप्लीकेशन, देन एनालिसिस एंड सिंथेसिस। एंड फोर्थ ऑप्शन डी ई ए सी बी, दैट इज सबसे पहले एनालिसिस, देन सिंथेसिस, देन नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन, राइट। सो ये हुए ऑप्शंस। तो ऑप्शंस को पढ़कर आप इजीली दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। कौन से दो ऑप्शंस? तो टेक्सोनॉमी या हम जब भी कॉग्निटिव बिहेवियर्स की बात करेंगे तो उसमें कभी भी सबसे पहले एनालिसिस या सिंथेसिस नहीं होता, राइट। वो हमेशा लास्ट स्टेप्स ही होंगे। तो इस वजह से जिसमें डी ऑप्शन दैट इज एनालिसिस या सिंथेसिस पहले है वो नहीं होगा। तो इसलिए सेकेंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, रूल आउट कर सकते हैं। देन दो ऑप्शंस बचे, राइट, फर्स्ट एंड थर्ड, और दोनों काफ़ी सिमिलर है। डिफरेंस बस इस चीज़ का है कि पहले बी होगा या सी। रेस्ट आप देख रहे हैं सब सिमिलर है। सबसे पहले नॉलेज आता है। अब बी और सी में पहले क्या आएगा? तो बी और सी में से पहले आता है अंडरस्टैंडिंग। आपने कॉम्प्रिहेंशन भी पढ़ा होगा, राइट। तो पहले नॉलेज, देन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। सपोज यू कैन इमेजिन कि पहले आप किसी को किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज देंगे, उसे समझाएंगे, ठीक है। उसके बाद उसकी अंडरस्टैंडिंग उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड डेवलप होगी। उसके बाद ही और शी कैन अप्लाई दैट, राइट। तो एप्लीकेशन उसके बाद ही आएगा, पहले अंडरस्टैंडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इसलिए सबसे पहले नॉलेज, देन अंडरस्टैंडिंग, देन एप्लीकेशन, एंड देन येस एनालिसिस एंड सिंथेसिस। तो ये है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का जो करेक्ट सीक्वेंस है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज ए सी बी डी एंड ई। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू so much.